हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है संजोग एक प्रेम कथा नाम की। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी का आरंभ होता है एक छोटे से गांव भरतपुर से। गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ से घिरा गांव ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति ने उसे अपनी चादर में ओढ़ रखा हो। गांव में एक बड़ी सी हवेली थी जो गांव के सरपंच हरदयाल सिंह की थी। हरदयाल गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। वे अपने न्याय के कारण दूर दूर के गांवों में सम्मान पाते थे। हरदयाल के परिवार में उनके दो बेटे, बड़ा बेटा अनुज और छोटा बेटा मनोज, और एक बेटी सीता जो घर में सबसे छोटी और चहेती थी। इन सब के अतिरिक्त उनके एक भतीजा ब्रिजेश भी था। ब्रिजेश की माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। ब्रिजेश का पालन पोषण उसके चाचा हरदयाल ने किया था। ब्रिजेश हरदयाल के बड़े बेटे मनोज से 1 साल बड़ा था। इस घर में एक शख्स और था। वो थी कमला, हरदयाल की पत्नी। कहने को तो हरदयाल गांव के सरपंच थे, परंतु घर की सरपंच कमला ही थी। हरदयाल गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे। पहले वे एक वकील थे। उम्र का तकाजा ज़्यादा होने के कारण वह पंचायतों में जाने लगे। हरदयाल का बड़ा बेटा मनोज शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और छोटा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, और भतीजा ब्रिजेश खेतीबाड़ी का रास्ता चुन लिया था। हरदयाल के कई बार समझाने पर उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। ब्रिजेश के सरल और शांत स्वभाव के कारण हरदयाल उसे अपने दोनों बेटों से भी ज़्यादा चाहता था। घर के किसी मामले में हमेशा ब्रिजेश की राय ली जाती थी। ये बात कमला को नागवार थी। कमला को ब्रिजेश फूटी आंख नहीं सुहानी पाती थी। हरदयाल खाट पर बैठे हुक्का तुड़तुड़ा रहे थे, तभी ब्रिजेश वहां आता है। ब्रिजेश को आता देख हरदयाल, सीता देख ब्रिजेश आ गया, तुम ब्रिजेश को खाना लगा दो, भैया खेत से काम करके आया है, बहुत भूख लगी है। ब्रिजेश, काका मुझे भूख नहीं लगी है, वैसे भी मैं दोपहर का खाना खाया था। हरदयाल, बेटा तू भी, अरे मैं जब तेरी उम्र का था तो 4 दफ़ा रोटी खाता था, और वो भी 6-6 रोटी, और तू कहता है भूख नहीं लगी है। अरे बेटा तू इतने मेहनत का काम जो करता है, खाएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। बेटा खा ले, खाना थोड़ा ही खा ले। ब्रिजेश बोला, आप भी खाना खा लो काका, आप बहुत चिंतित हो जाते हो। अरे खाना कहीं भागा थोड़े ही जा रहा है, खा लेंगे, वैसे आपसे कुछ कहना था। हरदयाल बोला, बोलो बेटे, क्या कहना था, संकोच मत करो, जो कुछ है कहना है कह दो। ब्रिजेश बोला, काका वो 3 दिन बाद त्योहार है, मजदूरों को खर्चे के लिए रुपये देने थे, बस यही पूछना है कि क्या मैं उन्हें रुपये दे दूं। हरदयाल, अरे बेटा इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, चाबी तेरे पास है, निकाल कर रुपये दे देना। खेती की लेन देन के बारे में मुझसे मत पूछा कर, इस लफड़े में मुझे दूर रखा कर। इतना सुनकर ब्रिजेश का मन खुशी से झूम उठता है, जैसे उसे कोई इनाम दिया हो, और वह खुशी खुशी वहाँ से कमरे में रुपये निकालने के लिए चला जाता है। जब वह रुपये निकाल रहा होता है तभी वहाँ कमला आ जाती है। कमला के मन में सब देखकर पहले से ही माठे पड़े चुकी थी। वह ब्रिजेश को देखकर मुंह इतराते हुए कहती है, उड़ाए जाओ, उड़ाए जाओ, कौन सा तुम्हारे बाप कमा कर रख गए हैं, खर्च करने में क्या जाता है, बन लो अपने काका की कमाई से दानवीर। कर्ण, खुद कमाओ तो जानो, बस कुर्सी डालकर खेत पर बैठ जाते हो कर्जदारों की तरह। यह कहते हुए बाहर चली जाती है। ब्रिजेश वहीं खड़ा हाथों में रुपये और बिल्कुल खामोश खड़ा था। कमला के कहे एक एक शब्द उसके मन में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। ब्रिजेश रुपये लेकर बाहर आता है और रुपये हरदयाल के हाथों में रख देता है। यह देखकर हरदयाल कहता है, क्या बात है, ये रुपये तो मजदूरों के लिए है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो, आखिर बात क्या है। ब्रिजेश की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप खड़ा था और हरदयाल के बार बार पूछने पर भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। आखिर किसकी शिकायत करें।
उसकी इस खामोशी को हरदयाल अच्छी तरह समझता था। जब कभी कमला ब्रिजेश को कुछ बुरा भला कहती थी तो वह इसी तरह खामोश हो जाता था। हरदयाल उसकी खामोशी को अच्छी तरह पढ़ना जानते थे। हरदयाल, मैं समझ गया, जरूर तेरी काकी ने ही कुछ कह दिया होगा। अरे पागल, तू भी इन अपनी काकी की आदत को अच्छे से जानता है। उसकी तो आदत है, ये कोई ना कोई बात थोड़ी ही है। तू उसकी बातों को दिल से मत लिया कर। चुपचाप एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दिया कर। हाँ, ये पकड़ रुपये, और अब शाम होने को है। सुबह मजदूर जब काम पर आए तो दे देना। ब्रिजेश आंखों पर जमे हुए आंसुओं को पोंछ कर कहता है, काका, काकी गलत ही क्या कहती है। कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बना रहूँगा। अब मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। आज से मैं खेत पर कुर्सी डालकर नहीं बैठूंगा, बल्कि मजदूरों के साथ काम करूंगा। हरदयाल बोला, क्या बोल रहा है? तू मजदूरी करेगा? तेरा चाचा अभी जिंदा है। जो तू मजदूरी करेगा, इतने मजदूर है वो सब कर लेंगे। तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तू तो पढ़ा नहीं है, नहीं तो मैं तुझे पुलिस अफसर बनाता। ब्रिजेश असहमति से कहता है, नहीं काका, मैंने निश्चय कर लिया है। अब मैं भी खेती बाड़ी करूँगा। और काका, इससे मुझे खेती के बारे में कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ, अब आपकी मैं एक न सुनूंगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल रहूं। हरदयाल, अरे बेटा, जरा सोच, ये दुनिया हम पर थूकेगी और कहेगी कि मैंने अपने दोनों बेटों को तो पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बना दिया और भतीजे को मजदूर बना दिया। ब्रिजेश भावुक होकर कहता है, काका, ये तो मैं जानता हूँ कि आपने हमें पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो मेरा मन ही पढ़ाई में नहीं लगा, तो मैं इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। और हाँ, रहा सवाल समाज का, तो वो ये भी देखा होगा कि कैसे आपने हमें बचपन में पाला पोसा है। बस मैंने निश्चय कर लिया, अब मैं भी खेती बाड़ी करूँगा। बचपन से देखते आ रहा हूँ, आपने बहुत कठिनाइयाँ उठाई है। अब कुछ कठिनाइयाँ हमें भी उठा लेने दो। हरदयाल, हाँ, अब तू मेरी बात क्यों मानेगा? तू तो वही करेगा जो तूने अपने मन में ठान लिया है। हाँ बाबा, कर लेना जो मुझे करना है, पर तू पहले हाथ धोकर खाना खा ले। ब्रिजेश हाथ धोकर खाना खा लेता है और लेटने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। इधर कमला अपने कमरे में बैठी थी। तभी हरदयाल आ जाते हैं। हरदयाल, कमला, क्या तुमने खाना खा लिया? कमला, हाँ खा लिया, और तुम्हारे लाडले ब्रिजेश ने भी खा लिया है। आपने ज़्यादा सर पर चढ़ाया है ब्रिजेश को, आप न उसके लिए इतना करते हो। अरे एक दिन वो आपके ही धोखा देगा, तो मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। हरदयाल बोला, कमला, तुम भी क्यों उसको इतना ताना मारती रहती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? हाथ पैर धोकर। अरे वो तो कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता है। तुमने उसे इतना बुरा भला कहा, फिर भी उसके मुंह से तुम्हारे खिलाफ एक अल्फाज नहीं निकला। कमला, मैं उससे कब बुरा भला कहती हूँ? हरदयाल, अरे आज ही तुमने कहा है। बेचारा चुपचाप खड़ा हो रोता रहा। कमला, अरे मैंने कौन सा बुरा भला कहा? अरे खूब गभरू जवान हो गया है, अब तो बहुत कम धंधा करके अब तक तुम उसे पड़े पड़े खिलाते रहोगे। आखिर हमारे बच्चों को भी तो जिम्मेदारी है, उनके भी तो खर्चे हैं। हरदयाल बोला, और ब्रिजेश, इसकी जिम्मेदारी? अरे वो भी तो हमारा अपना है, उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई ना। कमला बोली, मत भूलो, ब्रिजेश कोई तुम्हारा सगा नहीं है, तुम्हारे भाई का बेटा है। देख लेना, एक दिन यही इस घर में दरार डालेगा। हरदयाल, तुम क्यों इतना शक करती हो? चिंता मत करो, जब उसकी शादी हो जाएगी और वह खुद ही अलग हो जाएगा। कमला बोली, और तब तक वो हमारे छाती पर मूंग डालेगा। बहुत किया है आपने उसके लिए, अब और नहीं। हरदयाल अपने बीते हुए समय में खो जाता है और अपने भाई के एहसानों को याद करने लगता है। तभी कमला की आवाज़ें उसकी चेतना को भंग कर देती है। हरदयाल के आंखों से आंसू झलक रहे थे और भावुकता के कारण उसका गला रूंध रहा होता है। वह रुके हुए गले से भर भराते हुए स्वर में कहता है, तुम क्या जानो? अरे ये तो हम पर बीती थी जब हम छोटे थे। माँ बाप का साया सर से उड़ गया था,
तब भैया और भाभी ने मुझे पाला। भैया ने खुद मेहनत मजदूरी की और मुझे पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया। अरे उन्होंने हमें कभी खेती बाड़ी नहीं करने दी। तुम भूल सकती हो उनके एहसानों को, मैं नहीं भूल सकता हूँ। मुझे तो ब्रिजेश में अपने बड़े भैया नजर आते हैं। कहते कहते भावुक हो जाता है। कमला बोली, हाँ तो तुम ही करो, उसकी भक्ति में नहीं करने वाली हूँ। मेरे बेटे करेंगे उसकी गुलामी। मुझे तो अब नींद लगी है, अब मुझे सोने दो। हरदयाल बोला, हाँ तो कौन कहता है तुम उसकी भक्ति करो। अरे वो तो है ही इतना अच्छा कि लोग उसे पूजेंगे ही, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम भी उसके गुणगान करोगी, देख लेना। कमला, हाँ करेंगे। अब सो जाओ, तुमसे भला जीत ही कौन सकता है। अब दोनों चुपचाप सो जाते हैं। सूर्य अपनी चादर को मुख से हटाता है और अपनी किरणों को नभ में चारों तरफ फैला देता है। सुबह होते ही ब्रिजेश खेत पर निकल जाता है और हरदयाल अपने मित्र मथुरा प्रसाद से मिलने चला जाता है। खेत पर फसलें लहर रही थी, मानो आज वो अपनी ही धुन में मग्न हो। ब्रिजेश खेत की गुड़ाई बुआई करने लगता है। तभी खेत पर काम करने वाले मजदूर आ जाते हैं। कन्नो ताई मजदूर ब्रिजेश को काम करते देखकर कहती है, अरे छोटे बाबू, आज आप ये क्या कर रहे हैं। आप वहाँ बैठिए, हम सब लोग करेंगे। आपको ये सब करते शोभा नहीं देता है। ब्रिजेश बोला, अरे कन्नो ताई, तुम्हारी तरह हम भी खाना खाते हैं। जैसे तुम इंसान हो वैसे भी मैं भी एक इंसान हूँ। फिर अपना काम करने में कैसा हर्ज। ब्रिजेश मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगता है। आपस में तभी हंसी ठिठोली कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। ब्रिजेश का स्वभाव हो कुछ ऐसा ही था कि कोई उससे मिलकर उसका अपना हो जाता था। तभी वहाँ से एक सुंदर सी लड़की हाथों में किताबें लिए निकलती है, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसके सुर्ख काले लंबे बाल, उसकी चोटी किसी नाग की तरह उसके पैरों तक आ रही थी। उसकी खेतों की मेड़ पर ऐसे डगमगा के चल रही थी जैसे अभी अभी उसने चलना सीखा हो। उसकी पहली झलक ने ही ब्रिजेश के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। अब ब्रिजेश सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसको लेके मन में वह कई सपने सजाने लगा। तभी कन्नो ताई उसे टोकते हुए कहती है, बेटा तेरा ध्यान कहाँ है। और मस्करे अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ध्यान किधर है। ये तुम्हारा कसूर भी नहीं है। अरे वह इतनी सुंदर है कि उसे देखकर उसे देखा रह न जाए। अरे सुंदर ही नहीं, पढ़ी लिखी और पैसे वाली भी है। आखिर सेठ मथुरा प्रसाद जी की इकलौती बेटी जो है। तभी रामू पीछे से टोकते हुए कहता है, हाँ ताई, और नकचड़ी भी बहुत है। कल उसने रामपाल के छोरे को बहुत पीटा था। जरा सी मस्खरी क्या कर दी उसने। ब्रिजेश, अरे ताई, वो अगर मथुरा प्रसाद की इकलौती बेटी है तो मैं भी हरदयाल का भतीजा हूँ। हैसियत में कोई कम थोड़े ही पड़ता हूँ। और रहा रंग रूप का सवाल, तो मैं रंग रूप में उससे कोई कम थोड़े ना हूँ। कन्नो ताई, अरे तू तो ऐसे बता रहा है जैसे तू उससे ब्याह करेगा। ब्रिजेश, हाँ करूँगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात, आखिर हम में कौन सी कमी है। कन्नो ताई, बेटा वो बहुत पढ़ी लिखी है और तू तो अनपढ़ है, वो कर लेगी तुमसे ब्याह। ब्रिजेश, कन्नो ताई पढ़ी लिखी है तो क्या उसमें पंख लग गए हैं। आखिर है तो वो भी हमारी तरह इंसान। और आखिर मेरे जैसा गोरा चिट्टा नौजवान उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और मैं कल ही उसके बापू से कहूँगा जाकर उससे ब्याह के लिए। रामू, अरे ब्रिजेश भैया, पहले चाचा से तो बात कर लो, आखिर उनको भी तो बताओ। ब्रिजेश, अरे काका से तो मुझे भी डर लगता है। इधर हरदयाल और मथुरा प्रसाद बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने बीते दिनों की बातें करने लगते हैं। हरदयाल, और सुनाओ मथुरा, कैसे हो। अक्सर वह उसे इसी नाम से बुलाते थे। मथुरा प्रसाद, सब ठीक है। हरदू, हरदयाल, बस एक ही चिंता खाई जा रही है। बेटी सयानी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो ज़रूर बताना। हरदयाल बोला, अरे तुम्हारी बेटी हमारी बेटी की तरह है। मेरी नज़र में कोई लड़का होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और खेती बाड़ी का क्या हाल है। मथुरा प्रसाद बोला, सब ठीक है, सब तुम्हारी कृपा है। तुमने हमारी हमेशा मदद की है। जब भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी झट दौड़े चले आए मदद के लिए। हरदयाल बोला,
अरे तुम यूं कह कर हमारी दोस्ती को शर्मसार मत करो। अरे अगर दोस्त मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और तुमने भी तो मेरे छोटे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए मदद की थी। फिर कभी ऐसी बातें मत करना। दोनों अपने अपने दुखड़ों को सुना रहे थे और एक दूजे के पीठ भी थपथपा रहे थे। अब वक्त हो चुका था विदा लेने का। हरदयाल बोला, अच्छा मथुरू, अब हम चलते हैं। मथुरा प्रसाद बोला, ऐसे कैसे? अभी तो तुमने खाना खाना भी बाकी है। हरदयाल बोला, खाना क्या, अपना ही घर है, फिर कभी खा लूँगा। बस अब मुझे चलने की इजाज़त दे दो। मथुरा प्रसाद बोला, ठीक है, आते जाते रहा करो। और हाँ, मेरा भाभी को सादर प्रणाम करना। हरदयाल बोला, ठीक है, नमस्ते। और हरदयाल वहाँ से चले आते हैं। इधर खेत पर धूप ज़्यादा हो चुकी थी। ब्रिजेश भी मजदूरों की छुट्टी करके अपने घर चल देता है, परंतु उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि कैसे काका को उस लड़की के बारे में बताऊं, ताकि काका हमारी शादी की बात चलाए। हरदयाल पहले से ही घर आ चुके थे, जो मथुरा प्रसाद की बेटी के बारे में कमला से बात कर रहे थे। ब्रिजेश के कानों में जब यह बात पहुंचती है तो चुपके से कमला और हरदयाल की बातें सुनने लगता है। हरदयाल, कमला, मथुरा प्रसाद अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। कमला कहती है, हाँ तो क्या हुआ, जवान बेटी है तो लड़का तो ढूंढेंगे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हरदयाल बोला, अरे बिटिया बहुत गुणी और सुशील सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों न मैं अपने बेटे ब्रिजेश के लिए बात चलाऊं। अरे जब इस घर में आएंगी तो घर रोशन हो जाएगा। कमला बोली, क्यों उस बेचारी का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हो? उस निकम्मे से शादी करा के वैसे भी वह पढ़ी लिखी और ये अनपढ़ गंवार। अरे ऐसी पढ़ी लिखी की बात चलानी है तो हमारे अनुज के लिए चलाओ। हरदयाल की बातों को सुनकर ब्रिजेश के मन में खुशी की हिलोरे लेने लगे थे, पर जैसे ही उसने कमला की कटाक्ष सुने तो उसका मन सन्न रह गया। तभी हरदयाल बोला, गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी राय लेने आया था, तुम्हारा हुक्म सुनने नहीं आया था। ब्रिजेश बड़ा है, इसलिए पहले उसकी ही ब्याह होगा, उसके बाद ही अनुज का। कमला गुस्से में इतराते हुए कहती है, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि ब्रिजेश का ब्याह बाद में करो। बस यह कह रही हूँ कि पहले ब्रिजेश का ब्याह उसी के माफिक किसी अनपढ़ गंवार किसी गरीब लड़की से कर दो। बाद में अनुज का ब्याह सेठ मथुरा प्रसाद की बेटी पार्वती से कर दो। हरदयाल बोला, मैं कुछ नहीं जानता, पार्वती की शादी होगी तो ब्रिजेश से ही होगी, किसी और से नहीं, वो भी हमारा अपना बेटा है। कह दिया सो कह दिया। हरदयाल के इन शब्दों ने ब्रिजेश के मन को पंख दे दिए और वो मन मन बहुत खुश था और अपने काका को दुआएं दे रहा था। हो भी क्यों ना हो, आखिर बिन मांगे ही मुराद पूरी हो चुकी थी। उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब उसके खेत पर जाने का समय हो गया है और इधर पार्वती के कॉलेज वापस आने का समय भी हो चुका था। ब्रिजेश ने खुशी में आज खाना भी नहीं खाया था। वो फिर से खेत की तरफ चल पड़ता। उधर मजदूर पहले से ही आ चुके थे। खेत पर उसका काम में मन भी नहीं लग रहा था। वो तो बस पार्वती के वापस आने की राह देख रहा था। तभी उसे मजदूरों से पार्वती आते हुए नजर आती है। पार्वती की चप्पलें कीचड़ में सन चुकी थी। वह ब्रिजेश के पास आकर ब्रिजेश से खेत में भरे हुए पानी से चप्पलों को धोने के लिए कहती है। पार्वती की चप्पलों को अच्छी तरह से धुलकर उसे पहना देता है। पार्वती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। ब्रिजेश बोला, अपनों की मदद करना भी कोई उपकार होता है क्या? ये तो मेरा फर्ज था। पार्वती, क्या आपको तो मैं जानती ही नहीं, फिर मैं आपकी कौन लगती हूँ? क्यों बेमतलब का रिश्ता निकाल रहे हो? ब्रिजेश बोला, वैसे हम सब इंसान हैं, इसलिए हमारा नाता इंसानियत का होता है। और रहा सवाल लगने का, तो आज नहीं तो कल मैं आपका कुछ तो कुछ लगने लगूंगा। बूथ बढ़ाते हुए कहता है। पार्वती, क्या कह रहे हो? ब्रिजेश, कुछ नहीं। पार्वती वहाँ से चली जाती है और ब्रिजेश पुनः अपने काम में लग जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है और वह घर आ जाते हैं। ब्रिजेश तो पूरी तरह पार्वती के प्यार में पागल हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता कि पार्वती के लिए दिल आखिर क्या थी। सपनों में खोए खोए उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम से सुबह हो गई है। वह रात भर नहीं सोया था। सुबह नहा धोकर घर से चला जाता है।
इधर मथुरा प्रसाद वहीं से गुजर रहे थे तो वो हरदयाल के घर जा पहुँचे। जाते हैं मथुरा प्रसाद को आता देख हरदयाल उसका खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं। हरदयाल, आओ मथुरू, और सुनाओ कैसे आना हुआ। मथुरा प्रसाद, कुछ नहीं यार, यहाँ से होकर गुजर रहा था तो सोचा खैर खबर ले लेता हूँ। हरदयाल कमला को नाश्ता के लाने के लिए बोलता है और वे बैठकर बातें करने लगते हैं। हरदयाल, वैसे भी मथुरू, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। तुमने अपनी बेटे के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढने को कहा था, बस उसी सिलसिले में बात करनी थी। मथुरा प्रसाद, हाँ तो क्या लड़का मिला कोई, बताओ तो बात आगे चलाएं। हरदयाल बोला, लड़का क्या, वो हमारा भतीजा ब्रिजेश है ना। अरे बहुत मेहनती और कमाऊ लड़का है, और तो और रंग रूप में भी दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। मथुरा प्रसाद अकचकाते हुए कहता है, देखो हरदू, लड़के में कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर और सुशील है, परंतु हमारी बिटिया बीए कर चुकी है और ब्रिजेश अनपढ़ है। यही मात खा जाते हैं ना, तो मैं ये शादी कर लेता। तभी कमला बीच में टोकते हुए कहती है, ये तो मैं भी समझ आ रही हूँ, कहाँ बिटिया पढ़ी लिखी और कहाँ लड़का अनपढ़, परंतु भाई साहब आपको मैं निराश नहीं होने दूंगी। मेरे घर में एक लड़का और है, मेरा बेटा अनुज, गोरा चिट्टा पढ़ा लिखा और तो और डॉक्टर भी है। आपकी बिटिया कभी दुखी नहीं होगी, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। अब मथुरा प्रसाद का ध्यान हरदयाल से हट चुका था। अब उसका पूरा ध्यान कमला की तरफ था। वह कमला से कहता है, क्या आपके पास आपके बेटे की फ़ोटो है। कमला, हाँ, अभी लेके आती हूँ। और कमला दौड़कर अनुज की फ़ोटो लेकर मथुरा प्रसाद के हाथों में रख देता है। मथुरा प्रसाद फ़ोटो को देखकर कहता है, लड़का तो मुझे पसंद है, बस आप लोग आपस में सलाह मशवरा करे, हमें बताना। और मथुरा प्रसाद हाथ जोड़कर वहाँ से चला जाता है, परंतु हरदयाल चुपचाप से यह सब देखता रहता है। वह मन ही मन रो रहा था। आज वही हुआ जो वो नहीं चाहता था। वह दूसरे के साथ न्याय करता था, परंतु खुद के घर में उसकी आज एक न चली। क्या होगा, क्या ब्रिजेश के सर सहरा सजेगा या उसके अरमानों की अर्थी उसके सामने उठेगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम इसके अगले भाग को लाने में बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।